सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 11 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किसे तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा सविता कंसवाल को। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अभी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिवंगत पर्वतारोही हैं ये सविता कंसवाल, इनको मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। सविता कंसवाल वे 16 दिनों में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला थी। लेकिन 2022 में उत्तराखंड के माउंट द्रौपदी पर डंडा 2 चोटी पर चढ़ाई के दौरान हुए हिमस्खलन में उनका निधन हो गया। तो अभी उनकी जगह उनके पिताजी राधेश्याम कंसवाल ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। और ये जो है सविता कंसवाल, ये किस राज्य की रहने वाली है? तो ये उत्तराखंड निवासी थी। और तेंजिंग नॉर्गे जिनके नाम पे ये सम्मान दिया जाता है उनके बारे में आप जानते हो? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति थे 2 जने। एडमंड हिलेरी ये न्यूजीलैंड से थे और उनके शेरपा थे तेंजिंग नॉर्गे। और कब चढ़ाई की थी उन्होंने? 29 मई 1953 को। इसीलिए जो माउंट एवरेस्ट डे हम मनाते हैं वो 29 मई को मनाते हैं। वैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर है। अच्छा, इसके अलावा ये ऑप्शन में जो मैंने नाम लिखे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वासिनी लॉरेट्स, ये अल्जीरियाई देश के प्रोफेसर हैं। अभी कला और साहित्य में यूनाइटेड अरब अमीरात का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड इन्हें मिला था, जिसे अरब का नोबेल भी कहते हैं। और पेरुमल मुरुगन की बात करें तो जीसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 इनको मिला इनके उपन्यास फायर बर्ड के लिए। जबकि रवि कन्नन रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 इन्होंने जीता था। और एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे नाम इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, हाल ही में किसने AI ओडिसी को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओडिसी नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जानकारियां, उससे जुड़ी नॉलेज आपको मिल सकेगी। और कंपनी का लक्ष्य है कि भारत में 1 लाख डेवलपर्स को नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और टूल्स में ट्रेनिंग दी जाए, यानी कि उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो स्थापना होती है इसकी 4 अप्रैल 1975 में। इसके फाउंडर थे कौन? बिल गेट्स और पॉल एलन। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन अमेरिका में है। और वर्तमान में CEO हैं सत्या नडेला। और अभी ये इसके चेयरमैन भी बन गए थे। अभी आपको याद होगा जुगलबंदी चैटबॉट को भी लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। और अभी माइक्रोसॉफ्ट ने ही भारतीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा भी शुरू किया था। अब बात यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हुई है। अब बिल्कुल ध्यान देना, क्योंकि 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जितने भी प्रश्न आपने करंट अफेयर्स में पढ़े वो सारे के सारे मैं आज तक आपको यहाँ पे रिवाइज कराने वाला हूँ। जैसे कि आपको याद है, भारत ने विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया था, जिसका नाम है इंद्रजाल। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ओरोन विमान को लॉन्च किया था इजराइल ने। उसके अलावा भारत का पहला AI स्कूल ये लॉन्च किया गया था केरल के तिरुवनंतपुरम में, जिसका नाम शांतिगिरी विद्या भवन रखा गया। मध्य प्रदेश ने जस्ट आस्क नाम से AI चैटबॉट लॉन्च किया था। उसके अलावा मेटा, जिसे पहले फेसबुक कहते थे, अभी इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर AI बेस्ड एक भाषा मॉडल लामा 2 लॉन्च किया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि मेटा ने अभी ट्विटर को काउंटर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम थ्रेड्स रखा था। वैसे ट्विटर को तो भी एलन मस्क ने खरीद लिया और ट्विटर का नाम बदल के X कर दिया। चलो बताओ, किस राज्य ने AI आधारित न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया? तो उड़ीसा ने। अभी एलन मस्क ने AI आधारित स्टार्टअप XAI को लॉन्च किया था ओपन AI को काउंटर करने के लिए, जो कि अमेरिका की कंपनी है। किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर ने। और अभी पहले वैश्विक AI सम्मेलन की मेजबानी की ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन में भी कहां पे? ब्लेचले नामक स्थान पे। और यहीं पे एक घोषणा पत्र आया, डिक्लेरेशन, उसी को कहा गया AI सुरक्षा घोषणा पत्र, ब्लेचले घोषणा पत्र को। यह भी ध्यान रखना। उसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक AI निवेश वाले देशों में भारत को 5वें स्थान पर रहा, टॉप पे अमेरिका है। ये मैंने आपको बताई दिया। अभी किसने ग्रामीण भारत के लिए AI चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। और जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म टोपाज को लॉन्च किया था इन्फोसिस ने। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अभी इन्फोसिस ने 2 टेनिस प्लेयर को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था, उनके नाम क्या है और वो किस देश से हैं। बाकी अमेरिकी कंपनी है ओपन AI, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर चैट GPT लॉन्च किया था। GPT का प्रश्न आ चुका है 2 बार एग्जाम में, मतलब इसकी फुल फॉर्म आ चुकी है। क्या है? जनरेटिव ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। इसी तरह से रशिया ने गीगा चैट लॉन्च किया था, तो गूगल ने बार्ड लॉन्च किया था। अच्छा, वैसे गूगल ने अभी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई भी लॉन्च किया था। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर किन्हें कहा जाता है? जेफरी हिंटन को कहा जाता है। और अगर पूछे कि ओपन एआई के को फाउंडर कौन है, तो आंसर होगा सैम ऑल्टमैन। इन्होंने चैट जीपीटी बनाया था। उसके अलावा आपको याद होगा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों को तमिल में अनुवाद किया था किसने? भाषिणी एआई ने, जो काशी तमिल संगम का आयोजन हुआ था वाराणसी में, वहां पे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण को लॉन्च किया था जिसका नाम है सुवास। और ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम है कृत्रिम। और अभी ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम था कृत्रिम। और याद होगा दुनिया की पहली एआई रोबोट को एक कंपनी में सीईओ बनाया गया, उस रोबोट का नाम है मीका। और कंपनी कौन सी है? डिक्टेडर नाम की कंपनी है, कोलंबिया की कंपनी है। और इस मीका रोबोट को बनाया था किसने? हेंसन कंपनी ने, जिसने सोफिया नाम के एक ह्यूमनॉइड रोबोट को भी बनाया था, याद होगा आपको। तो यहां पे मैंने क्या किया, जनवरी 2023 से लेके अभी तक जितने भी एआई से संबंधित आपके प्रश्न आए करंट अफेयर्स में, वो सारे मैंने आपको करा दिए। मतलब आपकी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कवर कर लिया रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर सेशन पसंद आ रहा है, आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें। आज के हमारी वीडियो का टारगेट है 6000 लाइक का। अगर वीडियो से आपको सच में हेल्प मिलती है तो इस वीडियो की भी आप हेल्प करें इसका टारगेट अचीव करने में। इसे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। बाकी पीडीएफ और क्विज आपको मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न देख पर बताइए, अभी हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 जनवरी को। आपको बताया हर साल 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाते हैं हम। और इस बार की थीम क्या है? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। और 10 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसीलिए 10 जनवरी को मनाते हैं। पहली बार हमने 2006 में मनाया था इसे। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व हिंदी सचिवालय भवन ये कहां पर स्थित है? मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। और मनाने का उद्देश्य साफ है, भारतीय भाषा के बारे में जागरूकता पैदा करना। ये तो विश्व हिंदी दिवस हो गया। एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी होता है, नेशनल हिंदी डे, वो हम 14 सितंबर को मनाते हैं। और वो 14 को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 में भारत की संविधान सभा के द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था। और इसे हमने पहली बार 1953 में मनाया था। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। आपको याद है भी हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए किसे दिया गया? तो याद रखना, संजीव को दिया गया उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। बाकी अगर बात करें कि अभी जनवरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए हमने, 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, अभी 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था। ये जनवरी के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, किस वर्ष भारत पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। तो इसका तो उत्तर होगा 2024 में, यानी कि इसी साल। तो भारत इसे पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46th सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया है। आपको यह भी बता दूं कि यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? विशाल वी वर्मा है, उन्होंने अभी इसकी जानकारी दी। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि बताओ विश्व धरोहर समिति में वर्तमान में कितने देश शामिल है, तो आंसर होगा 21 है, उसमें भारत भी एक है। अच्छा, भारत ये यूनेस्को का सदस्य देश कब बना था? 1946 में। और अगर पूछे कि यूनेस्को में शामिल पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा था, तो आंसर होगा गैलापागोस आइलैंड, ये इक्वेडोर में है। और अभी वर्तमान में भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल है? तो आंसर होगा 42 है। मैं आपको सारे एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करा देता हूं इसी से संबंधित। तो देखो, भारत का 42 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है होयसला मंदिर, जो कि है कर्नाटक में। इससे पहले 41 नंबर का बना था शांति निकेतन, जो कि है पश्चिम बंगाल में। उससे पहले 40वां बना था धोलावीरा, जो कि है गुजरात में। और उससे पहले 39 नंबर का बना था रामप्पा मंदिर, जिसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं, और यह है तेलंगाना में। उसके अलावा अभी भारत में यूनेस्को की अमूर्त धरोहर यानी कि इंटेंजिबल साइट के रूप में अभी किसे चुना गया था? 15वें नंबर की बनी थी वो, गुजरात का गरबा डांस। उससे पहले 14th नंबर का था पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। अमूर्त धरोहर मैंने बोला, इंटेंजिबल साइट्स, इसका मतलब क्या हो गया? ऐसी चीजें जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे कि पूजा प्रार्थना हो गया, डांस हो गया, त्योहार हो गए, मेले हो गए,
बाकी जो हमारे 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो क्या बोलेंगे, उन्हें मूर्त धरोहर बोलेंगे, टेंजिबल साइट्स बोलेंगे, उन्हें हम छू सकते हैं। तो दोनों में ये अंतर है। उसके अलावा 2-3 पॉइंट और बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी एक तो विश्व भारती विद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। और ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टैग अमूर्त धरोहरों को ही दिया जाता है, पहली बार किसी मूर्त धरोहर को ये टैग मिला है। ये पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा याद होगा भी यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को भारत के पहले साहित्य के शहर, फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया था। वहीं ग्वालियर को संगीत के शहर का दर्जा दिया था। और अभी यूनेस्को ने ही जो बंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके टर्मिनल 2 को दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट के रूप में चुना था। तो इन सब कारण से यूनेस्को अभी न्यूज में था। यूनेस्को की बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे अज़ौले। अच्छा, यहाँ पे 2024 से भी मैं आपको कुछ प्रश्न रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि एक तो याद रखना भी यूनाइटेड नेशन ने 2024 को ही अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष घोषित किया था। भारत 2024 में क्वाड देशों की अध्यक्षता कर रहा है। इसके अलावा 2024 में जो ब्रिक्स समिट है वो होस्ट कर रहा है रशिया, और G20 को होस्ट कर रहा है ब्राजील। और कोप 29 का आयोजन 2024 में कहां पे होगा? अजरबैजान की कैपिटल बाकू में होगा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। पूरा ही प्रश्न शानदार जबरदस्त है, ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस देश ने कमल के आकार का सैटेलाइट जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा चाइना। अच्छा, यहाँ पे अगर ऑप्शन में इंडिया आ जाए आपके एग्जाम में, पहला ही ऑप्शन इंडिया आ जाए, तो जो स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाएगा ना वो अपना दिमाग लगाएगा कि भारत में कमल की सरकार है, हर घर मोदी, मेरा प्यारा देशवासियों, तो वो इंडिया ही लगाएगा। क्योंकि आपको याद हो तो अभी मोदी जी ने कमल के आकार के एक हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया था। चलो बताओ कहां पे किया था, उसका उत्तर मैं थोड़ी देर में आपको दूंगा। पहले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अभी चाइना ने ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए अभी 9 जनवरी 2024 को खिले हुए कमल के आकार के एक सैटेलाइट को लॉन्च किया और इसका नाम रखा आइंस्टीन प्रोब। और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से। इस सैटेलाइट की बात करें तो भाई कमल के आकार का है तो पंखुड़ियां भी होंगी, तो इसमें 12 पंखुड़ियां हैं और 2 स्टामेन है, यानी कि पुंकेसर, मतलब फूल का जो नर भाग होता है ना उसे कहते हैं। इंग्लिश में बोलोगे तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, उसे स्टामेन कहते हैं। इसमें 2 स्टामेन है, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसका जो आकार है फूल की तरह है, 12 पंखुड़ियां हैं, 2 स्टामेन है। तो इन पे लगे हुए क्या है? एक्सरे टेलीस्कोप लगे हुए हैं। इसका बस आकार कमल की तरह है। अब ये सैटेलाइट करेगा क्या? तो ये सुपरनोवा विस्फोट, ब्लैक होल समेत ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएगा। 3 साल तक ये अंतरिक्ष में रहेगा। अच्छा, ये जो रॉकेट हमने कहा लॉन्ग मार्च 2C, आपको याद आएगा अभी इसने इजिप्ट के भी एक सैटेलाइट को लॉन्च किया था। आप में से कोई बता सकते हैं कौन सा वाला? अभी जो हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास में ले रहा हूं आपकी, तो उसमें भी ये प्रश्न भी 1 आध दिन पहले ही मैंने कवर किया था। अगर वो वीडियो आपने देखा है, करंट अफेयर्स का रिवीजन आप करते हो तो याद आएगा आपको। और करंट अफेयर्स का रिवीजन नहीं करते हो तो भैया रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। मैं करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास लेकर के आ रहा हूं डेली। मॉर्निंग में 4 बजे क्लास आ जाती है। मैं जब डेली आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करा रहा हूं तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? आपको तो सिर्फ वीडियो देखना है, सारी मेहनत मेरी लग रही है उसमें। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ दिया, आंसर पढ़ दिया, बढ़ गया आगे, नहीं। उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट वाइज मैं आपको कवर भी करा रहा हूं। आप में से अगर किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो की तो मैं आपसे क्या तारीफ करूं, मियां मिट्टू बनने वाली बात हो जाएगी। एक बार खुद आप वीडियो देखें, उससे आपको पता लगेगा कि वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है 5-6 दिन पहले वीडियो बनाना। अभी जाकर के देख लो, बाद में जाकर के देखोगे फिर पछताओगे कि यार उस वक्त देख लिया होता तो अच्छा होता, आज इतना सारा लॉस नहीं होता। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, प्लेलिस्ट में जाकर के देखना। तो मेरा प्रश्न ये था, अभी चाइना ने इसी रॉकेट से इजिप्ट के एक सैटेलाइट को लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा मिस्र सैट 2। अच्छा, एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, अभी मोदी जी ने कमल के आकार के हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था, कहां पे है और कौन सा है वो हवाई अड्डा? तो वो शिवमोग्गा हवाई अड्डा है जो आपको मिलेगा कर्नाटक में। अच्छा, अभी रॉकेट लॉन्चिंग से तो काफी प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। आपको याद होगी स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है उससे भारत का पहला सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था जिसका नाम है GSAT-20। उसके अलावा अभी इसरो ने PSLV C-58 से एक उपग्रह लॉन्च किया था जिसका नाम है एक्सपोसेट, और अपने साथ ये 2 पेलोड लेकर के गया था, उनके नाम है पॉलिक्स और एक्सपेक्ट। और इसी के साथ पोएम 3 पे हमने पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित पावर सिस्टम का भी सफल परीक्षण किया था। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना।
बाकी चाइना की स्टैटिक तो आप जानते ही हो, देख लो चलो मैप में, ये रहा चाइना, कैपिटल बीजिंग है, यहीं पे शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा ये आप कमेंट करके बताएंगे। चलो मैं ही बता देता हूं, शंघाई में मिलेगा। करेंसी रेनमिनबी और युआन भी चलती है। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। आप मुझे बताओ भाई, यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न है, कौन बने थे बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक ने अभी सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड नाम से एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, और इसमें बैंक ने सरकारी कर्मचारियों की जरूरतों और इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए काफी सारे फीचर दिए हैं। सिंपल सा याद रखना, अभी सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया, किस बैंक ने? इंडसइंड बैंक ने। इंडसइंड बैंक की बात करें, स्थापना 1994 में होती है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, सीईओ सुमंत कटपालिया है, और अभी इसकी टैगलाइन क्या है? वी मेक यू फील रिचर। हम आपको अमीर फील कराएंगे, बनाएंगे नहीं। अच्छा याद होगा, अभी एसबीआई ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया। एक्सिस बैंक ने भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया था, याद होगा, इंपॉर्टेंट है ये। और बैंक ऑफ इंडिया, इसने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू की थी। तो बैंक से संबंधित ये प्रश्न था, तो ऑप्शन में भी मैंने बैंक से रिलेटेड ही प्रश्न आपको कवर करा है। ये भी करंट अफेयर से संबंधित है, बिल्कुल लेटेस्ट। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको ऑप्शन से भी मैं बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स उसी से मिलते जुलते रिवाइज करवा दूं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन, जिसका नाम है पेरेग्रीन 1, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो इस मून मिशन का नाम है पेरेग्रीन 1 और ये अमेरिका का है। इसकी खास बात यह है कि ये दुनिया का पहला निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन है। मतलब इसमें रॉकेट भी प्राइवेट है, जो सैटेलाइट जाएगा वो भी प्राइवेट है, मतलब सारा काम प्राइवेट कंपनियों ने किया है। इसलिए कहा कि ये दुनिया का पहला निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन है। अब इसमें जो रॉकेट लॉन्च किया गया, वो रॉकेट कौन सा है? वल्कन रॉकेट है। इसे बनाया किसने? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस नाम की कंपनी ने बनाया है। और इसमें जो लैंडर गया है उसका नाम है पेरेग्रीन 1। और इसको किसने बनाया? एस्ट्रोबैटिक कंपनी ने बनाया है। अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं कि ये लॉन्चिंग फेल हो गई है, कारण रहा फ्यूल लीक हो गया था। तो वैसे इसका मकसद था चंद्रमा पे उतरना, पर अब ये चंद्रमा पे नहीं उतर पाएगा, उसके पास तक पहुंच जाए ये भी बहुत मुश्किल है। पर अगर ये मिशन सफल रहता तो प्राइवेट कंपनी द्वारा चंद्रमा पर यह पहली सॉफ्ट लैंडिंग होती। और आप यूं भी कह सकते हो कि 51 साल बाद कोई अमेरिकी मिशन चांद पर उतरता, क्योंकि इससे पहले 1972 में अपोलो 17 मिशन ने चांद पर सफल लैंडिंग की थी। अब आप कहोगे कि अभी नासा भी तो अपना एक आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च करेगा 2024 में, तो यहां पर भी मैं आपको अपडेट कर दूं कि अभी इस मिशन के फेल होने के बाद अभी नासा ने अपडेट दिया है, ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, कि उसने कहा कि वो जो उसका चांद के लिए मिशन है ना, आर्टेमिस 2 मिशन, अभी से ये 2024 नहीं बल्कि 2026 तक लॉन्च करेगा। 2026 तक के लिए इन्होंने टाल दिया है। वैसे ये भी 2024 में ही लॉन्च होना था। और हमने पढ़ा भी एक क्रिस्टीना कोच का नाम इस आर्टेमिस मिशन में जाने वाली ये पहली महिला भी होंगी। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, अगर नहीं बता दो, कि ये जो आर्टेमिस 2 मिशन है ये चांद पर लैंड नहीं करेगा, उसके चक्कर लगाएगा और वापस लौट आएगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 में किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया? तो आंसर होगा चांगी एयरपोर्ट। तो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया है, और ये 12वीं बार है जब इसे बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब मिला है। अच्छा, यहाँ का खास आकर्षक क्या है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल यहीं पर स्थित है, सिंगापुर के इस चांगी एयरपोर्ट में। और मैंने आपको बताया कि यूनेस्को ने अभी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट का अवार्ड दिया था। अभी उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था, ये कहां पर है? उड़ीसा में है। और डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्व का पहला हवाई अड्डा बना था गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको मिलेगा असम में। और देश का पहला एलिवेटेड टैक्सी वे ये कहां पर बनकर तैयार हुआ? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और जो सूरत हवाई अड्डा है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया। अभी अयोध्या एयरपोर्ट को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया और उसका नाम बदल के क्या रखा? महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे रखा। और हमारे एविएशन मंत्री कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री हैं,
और याद रखना स्टील मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? 80वें स्थान पे। तो हेनले एंड पार्टनर्स ने अभी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची जारी की है, जिसमें टॉप पे 6 देशों को रखा गया है: फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। मतलब अगर किसी के पास इन देशों के पासपोर्ट हैं तो वो 194 देशों में बिना वीजा के एंट्री ले सकता है। भारत की बात करें तो इस लिस्ट में भारत 80वें स्थान पर है। मतलब अगर भारत का पासपोर्ट आपके पास है तो आप 62 देशों में बिना वीजा के एंट्री ले सकते हो। ये इस रैंकिंग में बताया है, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में क्लासिकल सिंगर उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान मिला था? तो आंसर होगा 2022 में। तो अभी 9 जनवरी को क्लासिकल सिंगर उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया। वे मात्र 55 वर्ष के थे। उन्हें 2022 में पद्म भूषण, 2006 में पद्मश्री मिला था। वैसे तो काफी सारी मूवीज में इन्होंने गाने गाए, लेकिन एक बड़ी फेमस थी, जब वी मेट नाम की मूवी आई थी 2007 में। उसमें एक गाना था, आओगे जब तुम हो साजना, तो वो गाना इन्होंने गाया था। अच्छा, अभी हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के निधन हुए, वो भी मैं आपको रिवाइज कराऊं तो आपको याद होगा, डेनिस ऑस्टिन पावर पॉइंट बनाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, निधन हो गया। जॉन वॉर्नेक की बात करें, अडोब के सह संस्थापक थे, निधन हो गया। अभी जॉन बी गुडेनफ लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक थे। 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था और सबसे उम्र दराज नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे, निधन हो गया। गॉर्डन मूर की बात करें, इंटेल के सह संस्थापक थे, निधन हो गया। और इयॉन विल्मुट डॉली भेड़ क्लोन के निर्माता थे, निधन हो गया। बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। और भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते थे MS स्वामीनाथन, इनका भी निधन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम थे, इनके हाल ही में निधन हुए, इनको याद रखना। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट करके जरूर बताना। और आज के हमारे वीडियो के लाइक का टारगेट याद रखना 6000 लाइक्स का। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। सिर्फ वीडियो पे आपको टैप करना है। पूरा दिन लगा देता हूं मैं आपका कंटेंट तैयार करने में, पूरी जान पूरी मेहनत लगाता हूं। तो मेरे पूरे दिन के बदले केवल आपके 2 मिनट मांगता हूं। वो 2 मिनट आप मुझे दे दीजिए इस वीडियो को लाइक करने में और अपने दोस्तों के साथ में, अपने सभी स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करने में। अगर आप ऐसा करते हो तो ऊपर वाला आपका भला करे। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा गैब्रियल एटल। किस राज्य सरकार ने ST/SC छात्रों के लिए योग्यश्री योजना शुरू की? पश्चिम बंगाल। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई? कोलकाता। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया 9 जनवरी। 2024 का पहला चक्रवात अल्वारो कहां पे आया? मडागास्कर। किस राज्य की कच्ची कर्रेक खरीक को GI टैग मिला? एक तरह का खजूर है ये, गुजरात का। किसने एकल संगीत कार्यक्रम के दौरान 140 भाषाओं में गा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? सुचेता सतीश। और भारत सरकार के द्वारा भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? यूनाइटेड अरब अमीरात। कितने लोकसभा सांसदों को संसद रत्न सम्मान के लिए चुना गया? 5 को। किस कंपनी के द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में पहली बार तेल उत्पादन शुरू किया? किस कंपनी ने? ONGC। तो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था किसे बैलन डी'ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा लियोनेल मेसी को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।